हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में मेरा बोर्ड जो है ख़राब हो गया था, गिर गया था। इस बार क्लास में मैंने बोर्ड को कारपेंटर के थ्रू लगवाया है। लास्ट टाइम जो है मैंने उसे सेल्फ लगाया था। इस बार आई होप काफ़ी मजबूत है, जल्दी गिरेगा, है ना। और कल तो मैं बच भी गया, मेरे पैर में गिर सकता था, चोट भी लग सकती थी। बट आप लोगों का मतलब जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो तो पब्लिक का जो है वो सपोर्ट होता है और भगवान जो है देख रहा होता है। उनको कुछ नहीं होता है जिनके ऊपर पब्लिक का आशीर्वाद होता है। तो हम कहाँ थे लास्ट सेक्शन में? इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री एंड पीओएसी, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। हमें ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको सजाते हैं, सजा के कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में वी वर ट्राइंग टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी। हमने डेंसिटी के बारे में बात करी थी। एक तो होती है नॉर्मल एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालते हैं तो उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। किसी के रिस्पेक्ट में इन द सेंस कि जैसे अगर आप वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हो कि डेंसिटी ऑफ दैट थिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये एक रिस्पेक्टिव डेंसिटी है या रिलेटिव डेंसिटी है। तो इस वाली डेंसिटी को जो वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो हमने एक अल्कोहल का एक एग्जांपल भी दिया था, है ना। ऐसे हम कई चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए हम जनरली वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि रिलेटिव डेंसिटी हैज़ गॉट नो यूनिट्स। सो वो तो था लिक्विड के केस में। इस बार हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं। सेम वही मेथड है, डेंसिटी ऑफ द गैस जिसकी भी हम निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट गैस ऑफ रेफरेंस गैस, ऑफ रेफरेंस गैस, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसका मतलब जिसका निकालना है डेंसिटी उसका डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो हमारा जिसको हमने रेफरेंस माना है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड रिलेटिव या आरडी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीथेन with respect to कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी, तो हम डेंसिटी निकालेंगे किसकी, मीथेन की विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की डेंसिटी कैसे निकलेगी, पीएम, हमने पहले ही रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, पीएम अपॉन, यहाँ पे मैं मीथेन लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय पीएम किसका, CO2 का अपॉन RT। तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीथेन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम गैस की डेंसिटी निकाल रहे होंगे दोनों गैस की, तो उस समय जो प्रेशर कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन है, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो हम किसी के रिस्पेक्ट में कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें we have to consider always same condition of pressure and temperature, अदरवाइज हम निकाल ही नहीं सकते। हमें एटलीस्ट दो कंडीशन को तो जो है कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। वो आप धीरे से समझ जाएंगे ऐसा क्यों होता है। रिलेटिव डेंसिटी, अब मान लेते हैं ये P से P चला गया, ये P से ये P गया, ये R से ये R गया, ये T से ये T गया, बचा क्या, बचा है मोलर मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली, have no unit।
तो हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली मीथेन की विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हम अच्छे से जानते हैं हैव नो यूनिट्स। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके फटाक से इसे लिख लीजिए, क्योंकि मैं फिर अगले सेक्शन में जाऊंगा। हम एक और चीज कर सकते हैं, हम फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ N2O विद रिस्पेक्ट टू CO2 कर सकते हैं। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें जो यहाँ पे बस चेंज करना पड़ेगा N2O, और यहाँ पर क्या लिखूंगा CO2, ठीक है। तो यहाँ की जो रिलेटिव डेंसिटी आएगी सेकंड वाली, वो आएगी मोलर मास ऑफ N2O अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मोलर मास N2O कितना होता है 14 × 28, 28 + 16 डिवाइडेड बाई 44, ये आ जाएगा 28 + 38, 38 और 6 44, ये आ जाएगा 44, 44/44, ये बना। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ N2O एक लाफिंग गैस है। आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें संता बंता टाइप की एक मूवी है, उसमें जो है एक चैम्बर, मतलब एक चैम्बर होता है, उसमें लोग बैठे हैं, तो संता बंता जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर के बजाय N2O का सिलेंडर लगा देते हैं, और पूरा स्टाफ जो है हंस रहा होता है, हंसते हंसते लुटपुट हो जाता है। वो गैस उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे लगा बॉलीवुड में जो है दिमाग का इस्तेमाल करा है, केमिकल का इस्तेमाल करा है। N2O का कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में डेंसिटी क्या होती है 1, यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेंसिटी N2O की होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी वो सेम होगी, ठीक है, एट सेम कंडीशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेंसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन आवर नेक्स्ट सेक्शन व्हिच विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सॉरी, एक चीज और लगी थी, when relative density, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, is compared with hydrogen for gases, then relative density becomes वेपर डेंसिटी। ये बहुत ही खास चीज है, आपको कई बार जो है वेपर डेंसिटी वाला टर्म देखने को मिलेगा, और वेपर डेंसिटी की वजह से ही हमें ये पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप कभी कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो उसमें वेपर डेंसिटी वर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब हम रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेते हैं, तो उस समय रिलेटिव डेंसिटी का नाम हम चेंज कर देते हैं। जैसे वाटर के केस में वो स्पेसिफिक ग्रेविटी था, हाइड्रोजन के केस में ये बन जाएगा वेपर डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू Pm/RT अपॉन Pm/RT। ये मोलर मास ऑफ गैस है जिसका हमें निकालना है, और ये मोलर मास ऑफ H2O। आपको मालूम है कंडीशन सेम रहेंगी, Rd इक्वल्स टू, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये कि जो Rd वाला टर्म है ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेपर डेंसिटी, जो कि क्या हो जाएगा, P से P गया, RT से ये गया, ये क्या है मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2। ये होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। लेटर ऑन, अब क्योंकि हमें मालूम है मोलर मास ऑफ H2 गैस क्या होता है 2, तो हम वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस, एनी गैस जिसकी भी चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। ये फाइनली हमें मिलता है रिलेशन। तो आपसे अगर कोई कहेगा कि एक गैस है, अ गैस, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, अ गैस हैज गॉट वेपर डेंसिटी ऑफ 1.2 वेपर डेंसिटी ऑफ, इसका होता है वेपर डेंसिटी ऑफ 15.5
फाइंड इट्स मोलर मास। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस के बीच में रहता है। तो आपको कैसे निकालना है, वेपर डेंसिटी हमें मालूम है, वेपर डेंसिटी 15.5 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो आप मोलर मास इजीली निकाल सकते हो, ये जगह 31 ग्राम पर मोल। बहुत ही सिंपल सा था। 31 ग्राम पर मोल किसका मोलर मास होता है? आई थिंक फास्फोरस का होता है, हाँ फास्फोरस का होता है। तो आप इजीली कह सकते हो कि वो गैस कौन सी थी, वो फास्फोरस थी। तो इस तरह से हमें वेपर डेंसिटी के डाटा से, यानी कि आपको सिंपली ये कहा जाए कि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डाला जाता है, लोगों को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए कि वेपर डेंसिटी है, मोलर मास वाला टर्म है ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कहीं वेपर डेंसिटी दिखे तो आप ये समझ लो कि वहाँ पे मोलर मास की ही बात हो रही है। वेपर डेंसिटी का मतलब मोलर मास, क्योंकि वेपर डेंसिटी इनटू 2 विल बिकम इट्स मोलर मास। सो अब हम तैयार हैं आगे वाले सेक्शन में जाने के लिए, जो कि हमारी क्लास का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसे आई होप आप नोट करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ट्रस्ट मी, आपको लगता होगा कि मेरा एनर्जी का लेवल लो है, मैंने एक दो अपने साथियों से सुना कि आप सर एनर्जेटिक नहीं दिखते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ाने में एनर्जी तब आती है जब आप सामने सामने स्टूडेंट्स को देखते हो, किसी एक बच्चे का फेस देखते हो कि हाँ वैसे समझ में आ गया, तो अंदर से एनर्जाइज्ड फील करता है इंसान। अब मुझे पता ही नहीं बच्चे सामने कहाँ बैठे हैं, कब देख रहे हैं, हो सकता है वो लेटे हैं, हो सकता है सो रहे, हो सकता है खाना खा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उस समय मेरी जो फीलिंग है ना वो उस हिसाब से एनर्जेटिक आ नहीं पाती। बट हाँ, स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर एनर्जेटिक एट ऑल ईच एंड एवरी वीडियो। सो ये टॉपिक बच्चों इतना इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट मी, जिसको ये टॉपिक आता है, जिसको भी ये टॉपिक आता है, वो केमिस्ट्री में आगे चलकर किंग बनेगा। किंग कैसे? क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हमारे मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, और अगर आप शुरू से लेकर अभी तक की वीडियो देख रहे हो तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अगर आपने मिस कर दिया ये वाला टॉपिक, तो ट्रस्ट मी आपको मोल कंसेप्ट कभी आएगा नहीं, और मोल कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री कभी आ ही नहीं सकती। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीरो से शुरू करूं, और सही बात तो ये है कि मैं कभी भी पढ़ाता हूं तो मैं ये मान के नहीं चलता हूं कि बच्चा सीख कर आया है, मैं हमेशा यही मान के चलता हूं कि उसे अब मैं सिखा दूंगा। आपने अगर 8th में मैथ्स पढ़ी है इट्स ओके, 9th में पढ़ी है इट्स ओके, अगर आपने 8th से लेकर आज तक मैथ्स नहीं पढ़ी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ी, मैं बेसिक मैथ्स भी इसमें पढ़ाऊंगा जिसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है हमारे लेटर ऑन सेक्शन से। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज सिखाना चाहता हूँ, स्टोइचियोमेट्री। हालांकि ये कोई भी टीचर नहीं सिखाता, क्योंकि हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि हमें इतनी क्लास में खत्म करना होता है टॉपिक, बट मेरे पास ये प्रेशर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो और बनानी पड़ सकती है, और इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत हम लोग मेहनती हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो स्टोइचियोमेट्री बेटा, अगर ये आप टर्म सीख गए तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम ये एक स्वीट है, आपकी फेवरेट स्वीट मान लीजिए। मेरी फेवरेट तो खैर सफ़ेद नहीं, गुलाब जामुन है, अच्छा वाला जो बीच में भरा रहता है, बढ़िया केसर वेसर, और एक वो वाइट वाला रसगुल्ला होता है, छेना वो बहुत पसंद है। और वो कौन सा है वो ढोडा आपने खाया होगा, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मान लेते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो ढोडा खाता हूँ और मुझे ढोडा बहुत पसंद है, ढोडा स्वीट। तो हम एग्जांपल लेंगे ढोडा स्वीट से, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे आज कि ढोडा स्वीट। मान लेते हैं एक बच्चा है, आप हो, मान लो ये मैं हूँ, चलो मैं हूँ। सुबह से शाम तक हमारे बचपन में पैसों की बड़ी किल्लत रहती थी, तो हम अपनी मम्मी के पैर भी दबाते थे, पापा के पैर दबाते थे कि हमें 1 रुपये कोई दे दे,
क्योंकि 1 रुपये हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो 2 रुपये की जाके हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे या मिठाई खा लेंगे, जो भी है। तो अब तो ज़माना बदल गया है। मान लेते हैं ये एक बच्चा है और इसने जो है सुबह से मेहनत करी, फैमिली में झाड़ू पोछा करा और सारा काम करा, और अब जो है इसे शाम को मम्मी से एक्सपेक्टेशन है कि मम्मी इसे कुछ पैसे दे और वो बाहर जाके कुछ खाता है। मान लेते हैं इस जो सेलर है, मान लेते हैं सेलर, ये सेलर है, ये हमेशा नाराज रहता है, इसे ये रहता है कि इसका सामान बिक नहीं रहा है। इसने इस स्वीट का दाम जो है वो 3 रुपये रखा हुआ है कि ये एक, अरे मैं सिलचर में जब था तो मैं खाता था, ये 10 रुपये का था, मान लेते हैं 10 रुपये का है, ठीक है। तो हम इसी से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बच्चा है, इसकी मम्मी ने इसको जो है 10 रुपये दिए, मान लेते हैं। तो ये सेलर के पास जाता है और वो कहता है कि सर मुझे ढोडा खाना है, मुझे ढोडा दे दीजिए, ढोडा स्वीट। वो एक ब्राउनिश कलर की होती है और वो बहुत ही टेस्टी, मतलब मुंह में जाते घुल जाती, बहुत मज़ा आता है। ये स्वीट्स की दुकानें बंद हैं। मैं मेरे शहर जो गाज़ियाबाद है ना, अभी आप सर्च करेंगे कभी गूगल पे, गाज़ियाबाद शहर में सबसे बेस्ट ढोडा मिलता है, और उस एक ही दुकान है वो रेलवे स्टेशन के सामने, और उससे अच्छा ढोडा तो कहीं पूरे इंडिया में नहीं मिलता, इतना टेस्टी ढोडा। तो हाँ मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। देखो ये इसकी मम्मी ने इसको 10 रुपये दिए, ये जाता है मार्केट के पास, उसके पास, तो वो उससे कहता है कि भाई इस ढोडे का जो कीमत है 10 रुपीज़ और 1। हाँ कैसे लिखूँ, हाँ यहाँ ये ढोडा स्वीट है, ये 10 रुपीज़ का है। तो ये गया दुकान वाले के पास और दुकान वाले ने इसको 10 रुपये में एक दे दिया, 1 ढोडा स्वीट। वो अपना गया, 10 रुपीज़ दिए उसने, एक ढोडा स्वीट लिया और चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अगले दिन उसने मम्मी के साथ ज़्यादा मेहनत करी और उसे 10 के बजाय कितने मिले, 15 रुपीज़। अब उसे 15 रुपीज़ मिले तो वो जो है सेलर के पास जाता है। सेलर उससे कहता है कि यार देखो, या तो 10 रुपीज़ दो या 20 दो, 10 दोगे तो मैं एक सिंगल दूंगा, और अगर आप 20 दोगे तो मैं 2 दूंगा। आप तो बीच की वैल्यू ले आए 15 रुपीज़। इसमें क्या आएगा, लड़के ने कसम खा रखी है कि मुझे ढोडा ही खाना है, मुझे और कुछ खाना नहीं है। ये मत कहना है कि वो 10 रुपये का ढोडा ले ले और 5 रुपये का कुछ और लेके चला जाए, नहीं, उसे ढोडा ही खाना है, क्योंकि वो मेरी तरह स्वीट मैनिएक है। तो 15 रुपये उसको वो लेकर आया। तो उसने क्या करा, उसने जो है दुकानदार को या शॉपकीपर को समझाना शुरू करा कि देखो भाई ऐसा है, जब 10 रुपीज़ में 10 आता है, यानी कि 1 आता है, 1 ढोडा स्वीट, ऐसे लिखते हैं 10 रुपीज़ में 1 स्वीट, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 1 रुपीज़ में कितना आएगा वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, 10 रुपये में 1 आ रहा है, तो 1 रुपीज़ में 1 से कम आएगा, 1 रुपीज़ में कम यानी कि लेस। और याद रखना, लेस के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और जब ज़्यादा होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसका नाम मैं रख लेता हूँ, इसका नाम ये तो मैं ही हूँ, अच्छा मैं ही हूँ, लो वीरेंद्र पांडे। ये बीपी है, बचपन में ये 1 रुपीज़ की कैलकुलेशन करता है। वो कहता है कि भाई 1 रुपीज़, जब 10 रुपीज़ का एक स्वीट आता है तो 1 रुपीज़ का कितना आएगा, 1 रुपीज़ का लेस आएगा, यानी एक स्वीट से कम आएगा। तो कम के लिए उसे मालूम है डिवाइड करना होता है। तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 1 रुपीज़ में उसे सोचना पड़ेगा दिमाग में कि क्या 1 रुपये में एक मिठाई से कम आता है या 1 मिठाई से ज़्यादा आता है। जब 10 रुपये में 1 आता है तो 1 रुपये में 1 मिठाई से बहुत कम आएगा। अब कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब 2 रास्ते हैं डिवाइड करने के, या तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दे, ठीक है, और या फिर इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दे। 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कम आता है उसे मालूम है। अब देखो, दोनों को डिवाइड करने में इसे एक चीज दिख गई कि 10 रुपये में जब 1 आता है तो 1 रुपये में 10 तो कभी नहीं आ सकता, 10 स्वीट्स। तो उसे मालूम है कि 10/1 तो नहीं करना है, इसे मालूम है 1 रुपये में कम आता है, तो ये वाला ऑप्शन उसने हटा दिया।
उसने देखा कि 1 रुपीज में 1/10 आता है स्वीट, यानी कि दुकान वाला स्वीट के 10 पार्ट्स कर ले इक्वल और उसका एक पार्ट दे दे इसको। अब इसने क्या करा कि इसके पास तो 15 रुपीज है, जब 1 रुपए में 1/10 स्वीट आता है तो 15 में कितना आएगा, 1/10 इंटू 15 स्वीट, इतना आएगा। तो इसने इसे कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद ये आया है 1.5। तो इसे समझ में आ गया कि भाई देखो 10 रुपीज का अगर एक स्वीट आता है तो 15 रुपीज का 1.5 आएगा, और उसे मालूम है 1 स्वीट तो है ही प्लस 0.5 मतलब आधा, यानी कि 1 प्लस 1/2। इसने कहा कि देखो ऐसा है सर, आप जो है ना एक काम करो, एक तो मुझे पूरा स्वीट दे दो और एक स्वीट में से आधा तोड़ के मुझे दे दो, मेरा काम हो गया। नहीं यही बात समझ में, ये बिल्कुल बेसिक फंड है, इसी के थ्रू हम सारी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। मान लेते हैं एक और चीज देखो, अब उसका यानी वीरेंद्र पांडे का मन भर गया है डोडा खा के, वो कई दिनों से लगातार डोडा खा रहा है, तो वो जाता है एक स्वीट वाले के पास, मतलब एक ग्रोसरी शॉप है जो बच्चों की स्वीट्स देता है, तो वहाँ पे जो है एक टॉफी है जो 1 रुपीज में 3 आती है, 1 रुपए की 3 टॉफी आती है, नहीं 2 रुपए की 3 टॉफी आती है, 2 रुपीज में 3 कैंडी। हाँ, इस कैंडी का नाम है, ये कैंडी है स्पेशल कैंडी, इसका नाम है साईं विकास कैंडी, ठीक है। साईं विकास में ही ये कैंडी मिलती है, और साईं विकास वाले ने हम लोग 2 रुपए की 3 कैंडी बेचे, महंगा नहीं है, सस्ता है। तो ये भाई साहब, अब यहाँ पे वीरेंद्र पांडे नहीं है, यहाँ पे मेरी क्लास का स्टूडेंट का क्या नाम था, एक वो बच्चा है काफी अच्छा पॉजिटिव कमेंट करता है, वो याद नहीं आ रहा नाम, अभी नया नया है ना बैच, बाद में याद हो जाएगा। चलो इसका मान लेते हैं, मेरा फ्रेंड है शैमित है, शैमित मेरा एक फ्रेंड है। शैमित जो है अपने घर से साईं विकास कैंपस में जाता है, और जो है उसके पास उसकी मम्मी ने जो है उसको जो है 100 रुपीज दिए हुए। अब 100 रुपीज में से सारे काम करने, पेन भी लेना है, टॉफी भी लेनी है, बुक्स भी लेनी है। तो आओ देखते हैं कि वो कैलकुलेशन कैसे करता है। एक केस, एक तो कैंडी ये वाली है और एक कैंडी है 3 रुपीज में 2 कैंडी। ये 2 वैरायटी की कैंडी साईं विकास का कैंपस में मिलती है, रमन कैंपस में। तो आओ हम देखें कि शैमित कैसे कैलकुलेट करके टॉफी खरीदा करता है। तो ये गया, मान लेते हैं 3 केस ले लेते हैं। शैमित के पास एक बार है 3 रुपीज, एक बार है 5 रुपीज, एक बार है 15 रुपीज, और एक बार है अराउंड 18 रुपीज। और उसको जो है ये दोनों टाइप की कैंडी खरीदनी है। तो आओ देखते हैं कि 3 रुपए अगर उसके पास है, 3 रुपीज है, तो ये वाली कैंडी ये ऐसे कर, इस पे स्टार लगा, 3 रुपए की 2 कैंडी और 2 रुपए की 3 कैंडी, ऐसे। तो ये कैलकुलेशन बच्चों में क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि 8th-9th की मैथ्स आप भूल चुके होंगे। शैमित के पास 100 रुपए है, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए इतना ही है कैंडी पे, बाकी में उसे बुक्स खरीदनी है, पेन खरीदना है, और अपना पढ़ाई का स्टडी मटेरियल है, ठीक। तो चलो बात करते हैं, अगर केस 1, ये है केस 1 3 रुपीज का, ये 3 रुपीज का केस है, वो इन दोनों टॉफी को लेने जा रहा है। तो चलो इस पे बात करते हैं। ये टॉफी नंबर है 1 और ये टॉफी नंबर है 2। तो अभी हम केस 1 में जब इसके पास 3 रुपीज है और ये टॉफी नंबर 1 लेने जा रहा है, तो हम देखो फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा, दुकान वाले के पास गए, हमने पूछा कि ये टॉफी कितने की है, तो दुकान वाले ने बोला कि 2 रुपीज में 3 कैंडी है। तो उसने इजीली कैलकुलेट करा, 2 रुपीज में 3 कैंडी है। अगर 2 रुपए में 3 कैंडी है तो उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि 1 रुपीज में कितनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर 2 रुपए में 3 कैंडी मिलती है तो 1 रुपए में तो ऑब्वियसली लेस मिलेगी, ये बात समझ में। अब लेस के लिए हमें डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2/3 कर ले
और या फिर 3/2 कर लिया। बस समझे, दो ऑप्शन है, 1 रुपए में या तो 2/3 कैंडी मिल सकती है, क्योंकि हमें मालूम है वैल्यू आएगी लेस, जब 2 रुपए में 3 आती है तो 1 रुपए में कम आएगी। तो उसने क्या करा कि दोनों ऑप्शन देख लिए, 2/3 कर लिया या 3/2 कर लिया, दो ऑप्शन। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है स्टैच्यूमेंट्री का, जिसके लिए ये टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि वैल्यू क्या है। अगर जैसे चीज सस्ती आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रुपीज में 3 कैंडी आ रही है, तो मैं इसे ये मानूंगा कि जितना पैसा हम दे रहे हैं और जो अमाउंट ले रहे हैं वो सस्ता है, यानी कि चीप है। ठीक है, 2 रुपए में 3 कैंडी आती है तो मतलब ठीक है, चीप है। और अगर 2 रुपए में 2 कैंडी आती तो मैं कहता नॉर्मल रेट है। और अगर मैं कहता 2 रुपए में 1 कैंडी, सिंगल कैंडी आ रही तो मतलब कैंडी महंगी है। दोनों तीनों का मतलब समझना, 2 रुपए में 3 कैंडी मतलब सस्ता, 2 रुपए में 2 कैंडी मतलब नॉर्मल रेट है, और 2 रुपए में सिर्फ 1 कैंडी आ रही है तो मतलब कैंडी बहुत महंगी है। तो हम अब यहां से इमेजिन करेंगे कि कैंडी महंगी है या सस्ती। तो देखो 2 रुपए में 3 कैंडी आ रही है तो ये थर्ड वाला केस है, महंगी है। तो महंगी सॉरी सस्ती है, 2 में 3 आ रही है तो सस्ता ही है ऑब्वियसली। तो सस्ते में जो है चीज जो है 1 से ज्यादा आती है। अगर आप 1 रुपए की बात करो तो 1 रुपए में सस्ती चीज ज्यादा आएगी, और अगर महंगा होता तो 1 रुपए में महंगी चीज कम आती। इतना तो इमेजिन कर सकते हो। तो जब मुझे मालूम है कि ये जो है सस्ता है, हिंदी में लिख दे रहा हूं सस्ता, सस्ता यानी कि चीप है, तो 1 रुपए में 1 से ज्यादा आएगा। ये हिंदी में समझो, जब चीजें सस्ती हैं तो 1 रुपए में 1 से ज्यादा आएगा, ये तय है। अब 1 से ज्यादा आने के लिए केवल 2 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। ये 2/3 है, ये डेसिमल में आ जाएगा, और ये 3/2 है, ये किस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मैंने इसे तुरंत, जैसे मैंने देखा 1 से ज्यादा आएगा, सस्ता है माल, तो मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया। ऑब्वियसली ये इस पे जाएगा। ठीक है, अब उसके पास अवेलेबल कितने रुपए हैं, 3 रुपीज अवेलेबल है। तो उसने क्या करा, जब 1 रुपए में इतना आएगा तो 3 में आएगा ज्यादा। जब ज्यादा होता है तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 × 3 यह जाएगा 9/2 यानी 4.5। 3 रुपए में उसको 4.5 टॉफीज मिल पाए। ठीक, अगर वो बात करें 5 रुपीज में, तो बस उसे ये वाला मेथड मालूम है। इसने क्या करा कि 3/2, 1 रुपए में 3/2 टॉफी आती तो 5 रुपीज में आएगी इंटू 5, 50/2 यानी 7.5, इतनी टॉफी आएगी 5 रुपए में। 15 रुपीज में कितनी आएगी, जब 1 रुपए में 3/2 आती है तो 15 में आएगी इंटू 15, 15 दिए 45, 45/2 कितना होता है 22.5। ठीक, और एक लास्ट केस, चलो एक 3 ही केस इंटू 18 कर देते हैं। तो हमने केस 1 देखा, जब हमारे पास 2 रुपए में 3 कैंडी आती है, माल सस्ता है, और सस्ता है तो 1 रुपए में 1 से ज्यादा आएगा। ये वाला कंसेप्ट हमने सीख लिया, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला केस हम सीखने जा रहे हैं, जब 2 रुपए की 3 कैंडी आ रही है, और एक अगला केस है जब 3 रुपए में 2 कैंडी आ रही है। अब यहाँ पे माल है महंगा, तो महंगी केस में क्या करेंगे, ये महंगा है, 3 रुपए में केवल 2 टॉफी आती है, तो 3 रुपीज में 2 टॉफी। जब मुझे मालूम है कि ये माल महंगा है, तो अभी हम इसमें असर पड़ेगा। देखो 3 रुपए में 2 टॉफी आती तो 1 रुपए में कम आएगी, तो 3 में 2 आती तो 1 में कम आएगी, और कम के लिए करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 2 ऑप्शन है, 2/3 या 3/2, इसको इससे या इसको इससे, 2 ही ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका दिमाग यूज होना चाहिए कि भाई देखो, जब चीज महंगी है, 3 रुपए में 2 टॉफी आ रही तो 1 रुपए में 1 से कम आएगी, क्योंकि महंगी है, 1 से कम आएगी। ये चीज मेरे दिमाग में है, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी बहुत महंगी है। ठीक है, तो 1 से कम आने के लिए 2 ऑप्शन में से ये वाला चुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3/2 तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 2/3 डेसिमल में आ जाएगा, तो यस आपको ये हटाना पड़ेगा। 1 रुपए में 2/3 कैंडी आएगी, सिंपल सी बात है। अब इसके पास कितने रुपए हैं, 3 रुपीज,
अब इसे मालूम है 1 रुपए में 2/3 कैंडी आएगी, तो 3 में आएगी 2/3। 3 में तो ज्यादा आएगी और ज्यादा के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है इंटू 3, ये कटा, यानी कि जो 3 रुपए लेकर आ जाएगा तो उसे 2 कैंडी मिलेगी। और वैसे भी उसने 3 रुपए में 2 ही कैंडी रखी है। अब 3 के बजाय हम 5 ले लेते हैं, 5 रुपए में चेक कर लेते हैं। जब 1 रुपए में 2/3 कैंडी आती है तो 5 में इंटू 5 आएगी, चलिए 5 to 10, 10/3, 3 3 यानी 3.33, यानी 3 टॉफी और 1 टॉफी में 1/3 करके दे देगा, इसलिए 3.33 हो जाएगा। यही बात समझ में। 15 रुपए में जब 1 रुपए में 2/3 कैंडी आती है तो इंटू 15 में कितनी आएगी? ये माल तो महंगा है, तुम्हें मालूम है। तो देखो 15 रुपीज में आएगी 3 5 या 5 2 10। देखो ध्यान से देखो, 15 रुपीज में 10 कैंडी आ रही है, तो मतलब वैसे ही महंगा है माल। आप वैसे भी देख लो, 3 में 2 आ रही है तो 15 में ऑब्वियसली 15 तो नहीं आएगी, 15 से कम ही आएगी। और कम मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये कैंडी और ये ढोडा स्वीट का एग्जांपल लेके मैंने एक बेसिक मैथ्स का इंट्रो दिया है, और यही मैथ हमारी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगी। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन में स्टोइचियोमेट्री में। और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरी वीडियो देखने में मैथ्स में, तो आप प्लीज़ एक आध लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई।